जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रही है। और इन सब के अलावा हमने एक आपसे नई सीरीज यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें हम लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपसे जीएस पेपर नंबर 1, जिसमें आपके 2014 से 2024 तक के, और जीएस पेपर नंबर 2, जिसको हम सी सैट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक हमने 2014 का जो पेपर आप देखोगे जीएस पेपर नंबर 1 है, उसका एक पार्ट हमने आपको 50 क्वेश्चन का आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस के माध्यम से ना केवल हम आपसे पेपर को एनालिसिस करते हैं, बल्कि उन सब के अलावा आपको यह भी एक गाइड करने का प्रयास करते हैं कि आप 2025 के लिए जो रिवीजन आपका चल रहा है उनमें किन बातों का विशेष ध्यान रखें, और यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें। मैं आपसे उस दिशा की तरफ आपकी तैयारी को फोल्ड करना चाहता हूं। अगर आप भटके हुए हैं, आपको नहीं पता है, अभी भी घबराए हुए हैं कि सर हम रिवाइज तो कर रहे हैं, परंतु ये रिवाइज क्या वास्तविक रूप से यूपीएससी के लिए ही कर रहे हैं या फिर पता चला अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिवाइज कर रहे हैं। कई बार देखो, मैं यहाँ पर एक शब्द यूज किया, इच्छाओं को। स्टूडेंट्स, इच्छाओं का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, कई स्टूडेंट्स उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटी में पढ़ेंगे तो फंडामेंटलाइज पढ़ेंगे, वो डीपीएसपी पढ़ लेंगे। अगर उनसे कहा जाए एग्जीक्यूटिव पढ़ो, लेजिस्लेटिव पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ो, तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा कठिन लगेगा वहाँ पे। तो उसी लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो अब यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से करंट अफेयर में क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ना केवल आपसे ये पेपर डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि आपको एक गाइडेंस भी मिल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम इसको आप समझ सकते हैं, जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चन आपसे फुल एनालिसिस किए जाते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करके बताएं कि भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और किस स्टेट में आप हैं, ठीक है। चलिए, और क्या हमारा अटैम्प्ट है, अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया है तो आवश्यक रूप से आप बताएं, ठीक है। मैं उन बच्चों का ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, हाल ही में, क्योंकि अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, कल आपकी क्लास किसी कारणवश नहीं ले सका था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 51, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। 1 सेकेंड रुकिएगा और थोड़ा जूम कर देते हैं, क्वेश्चन आपको भरपूर दिखाई स्पष्ट देना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन था लास्ट क्लास में 51। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, टर्की किन के मध्य अवस्थित है। आपने नाम सुना होगा, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तुर्की कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तुर्की। अब इसका नाम कर दिया गया है, पहले टर्की था, तो किन के मध्य अवस्थित है। देखिए, अगर आप तुर्की की बात कर लें तो तुर्की इस तरीके से अवस्थित एक देश है, ठीक है। ये तुर्की है, क्या है, ये यहाँ पर आपको तुर्की नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तुर्की के नॉर्थ में देखें, इधर ऊपर देखें, तो आपको इस तुर्की के नॉर्थ में मिलता है ब्लैक सी। क्या मिलता है बच्चे, ब्लैक सी आपको मिलता है। इधर मिलता है इसके साउथ में मेडिटेरियन सी, ठीक है। और इधर यहाँ पर सी ऑफ मरमरा आपको मिलता है, बोस्फोरस स्ट्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सी ऑफ मरमरा आपको मिलता है, इधर ग्रीस वगैरह आ जाता है। तो देखो ये किस किस के बीच में है, ब्लैक सी और भूमध्य सागर के मध्य के अवस्थित है, ठीक है। अब ये चर्चाओं में क्यों है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है, अभी भी ये 2023 में भी था और 24 में भी चर्चाओं में रहा था, ठीक है। ये क्यों रहा था, जैसे आप देखोगे मालदीव के रिस्ट्रिक्शन को लेकर के तो तुर्की ने उसकी सपोर्ट में वहाँ पर मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और इन सब के अलावा क्योंकि जो आपका ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, ये चर्चाओं में भी रहा है। ब्लैक सी आप देख लो, तुर्की यूक्रेन वाला युद्ध को आप समझ सकते हैं, रसिया और यूक्रेन का, उससे भी संबंधित रहा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी इस पर पूछा है, ठीक है। और इन सब के अलावा अभी हाल ही में वहाँ पर
आपने देखा होगा किस तरीके से भूकंप आया, अर्थक्वेक आया था। तो जो सीरिया वाला रीजन है, क्योंकि इसके साथ में सीरिया सीमा साझा करता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपसे कि आपको मैपिंग डेली बेसिस पर करनी चाहिए। आप अगर अभी भी मैपिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो मॉर्निंग का या कभी भी आप मॉर्निंग हो, नाइट में हो या इवनिंग में हो, नून में हो, जब आप थक के पट हो गए हो, बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा है, तो बस कुछ ना करें, सीधा उठे और मैपिंग पर बस खड़े हो जाएं और 20 मिनट अपने डेली दें। कितने? 20 मिनट अपने डेली मैपिंग को दें। तो उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। वो मैं बताता रहूँगा। जैसे अब इन चीज़ों को देख लें, मेडिटेरियन सी तो आवश्यक रूप से पढ़ लें, ठीक है, ब्लैक सी पढ़ लें, ऐसे बना लें एक एक टारगेट, ठीक है, यूरोप को पढ़ लें, कुछ सागर को पढ़ लें, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चे, ये भी मैपिंग से क्वेश्चन था, 2014 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर, जरा समझना, इनको लगाना है ऐसे, दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे जाने पर नगरों का सही अतिक्रमण क्या होगा? मतलब कि इनका क्रम बताना है, जैसे बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। आइए देखो, यहाँ पर ऑप्शंस देख लो, ए में ये दे के रखा है, बी में ये है, सी में ये है और डी में ये है। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन देखो। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें, ये कह रहे हैं कि बैंकॉक। अगर हम देखें बैंकॉक की बात कर लें, तो बैंकॉक जो आता है आपका, देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जकार्ता। जकार्ता, ठीक है, जकार्ता सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चे। वन सेकेंड, थोड़ा सा लैग कर रहा है वीडियो। देखिए सबसे पहले नंबर पर आएगा जकार्ता। जकार्ता के बाद में आता है सिंगापुर, मलेशिया, आप गए होंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका पहला बैंकॉक। क्या आता है? बैंकॉक, ये तीसरे पर आएगा। हनोई जो है चौथे नंबर पर आएगा। तो अब आप समझ सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा? जकार्ता आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? जकार्ता आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले जकार्ता, फिर उसके बाद में दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका सिंगापुर, फिर तीसरे स्थान पर आ जाता है एक, मतलब कि आपका हनोई, फिर उसके बाद में आता है दो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो देखो बच्चे, ये भी क्या है, आपके मैपिंग पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आवश्यक रूप से क्या करें, आप अपने मैपिंग को तैयार करें, कवर करें। देखो यूपीएससी ने 2014 में आपसे मैपिंग पर क्वेश्चन पूछे, और ना केवल 2014 में, अब तो यूपीएससी आपसे बच्चे लगभग आप देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन मैप बेस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैप बहुत जरूरी है, मैप को आवश्यक रूप से देखिएगा। और मैप देखने से क्या होता है ना, आपकी स्मृति और मजबूत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आइए इंग्लिश वाले बच्चे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 53। मैं थोड़ा सा बताइएगा 55 नंबर, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। 55, 53 पढ़िएगा, 53 के आंसर इधर दीजिएगा, 56 क्वेश्चन पढ़िएगा, 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, 53 के आंसर इधर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है। चलिए आइए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद तो करके चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सी से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कि आप देखोगे ये कह रहे हैं कि 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक, मतलब कि ये 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, जब भारत औपनिवेशिक शासन काल में था। 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सी के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। अब वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आवश्यक रूप से करेक्ट करेगा, ये मैं इस बात की गारंटी नहीं, आपको पूर्ण आश्वासन दिलाता हूँ, जिसने मेंस की तैयारी की होगी और कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से डेवलप किया होगा, वो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पिक कर आते हैं और वो इसमें आंसर अपना निकाल ले जाते हैं। देखो जब मुझे बताओ कि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो आपकी आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है, ठीक है, अभी उसने अपनी 6 जो असेसमेंट रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसको आप आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। अब देखो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि असर पूछा ना, क्या क्या असर होगा। देखो स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, मतलब कि इससे जो स्थलीय मंडल है वो किधर की तरफ बढ़ेगा, नेट कार्बन स्रोत की तरफ प्रवृत्त होगा। दूसरे में कह रहे हैं विस्तृत प्रवाल जो मध्य घटित होगा, मतलब कि जो प्रवाल वृत्ति होती है, अपने कोरल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो क्या होंगी,
मर्यादा घटित होगी, मतलब कि वो मरेंगी, बात सही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रवाल के लिए टेम्परेचर आपको पता है 20 डिग्री से कितना होना चाहिए, 21 डिग्री से होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब ये पहुंच गया आगे, मान लीजिए 3 डिग्री से बढ़ा तो 25 हो गया, है ना, 23-24 हो गया, 25 हो गया, तो उस स्थिति में तो इनकी मृत्यु होगी, बात सही है। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। देखो बच्चे, ये कह रहे हैं सभी, ये एक्सट्रीम वर्ड है नहीं। जो आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, रामसर कन्वेंशन, सॉरी, जो आपका ईरान के रामसर शहर में हुआ था, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड के बारे में पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, वेटलैंड रूल है भारत के, ठीक है, 2017 के। 10 पर क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने, 10 नहीं पढ़ के जाना है, 17 पढ़ के जाना है, ठीक है। 10 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखाऊंगा कैसे। तो 17 आप रूल पढ़े वेटलैंड के। तो देखो सभी नहीं होंगी बच्ची, ठीक है, सभी तो नहीं होंगी, क्योंकि देखो वेटलैंड जो होती हैं दो प्रकार की होती है वेटलैंड। एक तो आपकी होंगी जो नेचुरल होंगी, कुछ वेटलैंड होंगी आपकी जैसे ओशन है या प्लेट, आपके ओशन के साइड में होंगी, किनारे पर होंगी, जैसे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है भारत की अगर हम बात कर लें, तो ऐसी जगह होंगी। कुछ वेटलैंड होंगी इंटरनल, मतलब कि देश के अंदर हो सकती हैं, ऊंची जगह हो सकती है। जैसे आप देखोगे कुछ वेटलैंड आपकी जो देखने के लिए मिलती है, जैसे पंजाब में है, वो वेटलैंड तो आपकी नहीं होगी ना, उत्तर प्रदेश में है, वो तो नहीं विलुप्त होगी ना, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर सभी विलुप्त नहीं होंगी, कुछ विलुप्त हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगे। तो देखो जैसे ही आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आइए आंसर की तरफ पढ़ते हैं। देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ आपका, तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा। ये एलिमेंट मेथड है, मैं नहीं कहता, यूपीएससी कहता है। अब देखो यहाँ पर दूसरा 100% सत्य है, तो आंसर तो है 20 का। अब हम यहाँ पर पढ़ लें कि चौथा, ये कह रहे हैं अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, मतलब कि आपको अनाज देखने के लिए मिलेगा। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ज़ैद की फसलें, ये देखने के लिए मिलेंगी, ये बात कह रहे हैं। ऐसा कि होगा ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, समझ लो एग्रीकल्चर को भी यहीं पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। अब देखो ये कई बच्चे ये कहेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है, इसका आंसर तो आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए है कंठ उपनिषद, बी में कह रहे हैं छंदो योग्य उपनिषद, तीसरे में कह रहे हैं सी में मतलब कि ऐतरेय उपनिषद, और डी में कह रहे हैं मुंडक उपनिषद। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देना है। ये टेस्ट सीरीज नहीं है बच्चे किसी की, अगर जिस भी स्टूडेंट्स का इसमें स्कोर सही नहीं आ रहा है तो समझ लो, मैं गारंटी लेता हूँ उस बात की, फिर आप यूपीएससी का क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जाम। ये सत्य है। देखो मेडिसिन कड़वी होती है परंतु सत्य होती है, वो तभी ठीक करती है। सत्य कड़वा होता है, कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और कड़वी ही दवाई ठीक करती है। तो मैं थोड़ा कड़वा भी बोलता हूँ और सत्य भी बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये अगर मैं कहूँ कि आपसे कि सर ये तो आपका किसी संस्था के द्वारा बनाया गया है, कि दृष्टि ने बना दिया, या किसी XYZ किसी संस्था ने बना दिया, विजन ने बना दिया, या कोई किसी कोचिंग ने बना दिया, नहीं, ये यूपीएससी ने बनाया है, जिसकी आप तैयारी करते हैं, जिसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर अटैम्प्ट्स करें, आप देखें आप इसका राइट आंसर पिक कर पा रहे हैं कि नहीं, और मैं आपको बताऊंगा फिर क्वेश्चन कैसा पूछेगा यहाँ से। देखिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप, मुझे ये पता है, आप दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, ये भी मुझे पता है, परंतु आंसर को पिक करें तो और भी बेटर है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इसका राइट आंसर दिया। देखिए ये कह रहे हैं आपके सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। सर ये तो हो गया, अब कई का दिल खुश हो गया होगा, लेकिन दिल खुश करने के लिए एक चीज़ और आप कर लो। देखो अब सत्यमेव जयते पूछ लिया, कई बार आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, ये शब्द तो आपने सुना है ना, वसुदेव कुटुंबकम। बस इसको पता कर लो कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, और कमेंट्स करके बताएं यदि किसी बच्चे को अभी याद आ रहा है तो। वसुदेव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। कल को पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से वसुदेव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है, अब देखोगे ऐसे ऑप्शन दे देगा तो इसलिए बच्चे ये भी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। तो चलिए ये एक स्मार्टनेस होती है, और ये कहाँ से आती है, ये आती है यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी मेरे तरह क्वेश्चन खुद बनाने लगोगे और खुद ही इस बात को ऑब्जर्वेशन करने लगोगे, सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 55। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, बड़े इजी क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इजी है, बताइएगा कमेंट्स में।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख की गई है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, 55 नंबर का आंसर आप कमेंट्स करें तो और भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑडियंस अब इतने चतुर और चंट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं बच्चे, बस पूछो मत। अब ये कहने लगे हैं, आवाज आने लगी है अंदर से कि यूपीएससी पेपर तो दे, हम तुझे बताते हैं कितना है रग रग में हमारे को। तो आओ जरा क्वेश्चन देखो, यूपीएससी का ये 2014 का पेपर है। देखो, संविधान की उद्देशिका में, दूसरे में कह रहे हैं बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मूल कर्तव्य में, और डी 9वीं अनुसूची में। क्या बकवास किया है यहाँ पर क्वेश्चन ने। चलिए देखो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर इन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। कितने बच्चों ने डीपीएसपी पढ़ा है? कितने बच्चों ने डीपीएसपी पढ़ा है? देखो बच्चे, यहाँ से डीपीएसपी बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा डीपीएसपी घोल के पी जाओ। आर्टिकल 36 से 51 पता होना चाहिए भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। इसके क्लोज आपके 39 के 38 के सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। घोल के पी जाओ इसको। 42वां संविधान संशोधन कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, इन सब के अलावा आप देखोगे 86वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 97वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, सब पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति, यहीं पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सेपरेशन ऑफ पावर, इसको विभाजन कहते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। संविधान का एक आर्टिकल आता है, इसका आंसर आप दोगे कमेंट्स में। आर्टिकल आता है, आप देखोगे 50 एक आर्टिकल आता है, उसमें कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जेल में लिखता हूं, जेल में लिखता हूं, JEL से लिखता हूं। यहां पर आ जाता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। यहां पर ये चीजें आपको मिलती हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो यहाँ पर सेपरेशन की बात करता है, अलग अलग, मतलब कि ये स्वतंत्र रहेंगे, ये इससे ये इससे। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने पूछा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये मैं बता रहा हूँ कि डीपीएसपी में। तो ये आपको बताना है किस डीपीएसपी के आर्टिकल में कहा गया है। चलिए वीडियो का आंसर आप क्या करेंगे, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में करेंगे, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शंस हम इसके बाद में देखेंगे, है ना, कि जो ऑप्शंस है पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्योंकि छोटा कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको विजुअलिटी क्वेश्चन की कम हो जाती है। क्वेश्चन आपका, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं। मतलब कि जो वाटर है, ठीक है, जो जल है उसको क्या कर दें आप, एक जगह एकत्रित करने का प्रयास करो। मतलब कि लिंक करना है, इंटरलिंकिंग करना है। इधर से पानी आए यहाँ लिंक हो जाए, 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 इधर से पानी आए इधर लिंक हो जाए। अब यहाँ से क्या है, जब ये लिंक हो गया तो अब इसको चारों जगह पानी को भेजा जा सकता है। तो उसी के ऊपर ये पूछा गया, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। पहला, मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। समझ में आ रहा है कुछ? मौसमी नदियाँ कौन सी होती हैं, समझ में आ रहा है? वेस्टर्न घाट की नदियाँ अधिकतर, खासतौर पर आप देखोगे जो टाइम्स जो आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं भारत की, वो सब मौसमी नदियों ही कही जाती है। 12मासी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिकतर वही नदियाँ हैं, ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं वर्षा जल संग्रहण और भूम जल का पुनर्भरण। बिल्कुल सही बात है, जब आप उसको एकीकृत करोगे तो ये तो 100%। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन हो सकता है इससे। आइए देखते हैं। देखो तीसरा हमें पता है कि तीसरा इसमें 100% क्या है आपका सही है। तीसरा हमें पता है कि 100% सही है, तो आंसर ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो 3 कई जगह है। दूसरे को देखो, ये कह रहे हैं कि एकीकृत जल जो आपका संभर विकास कार्यक्रम है, इसके क्रियान्वित करने से क्या लाभ होंगे। देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना एक असंभव चीज़ लग रही है। क्या आप गंगा को कावेरी से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि भारत ने इंटरलिंकिंग ऐसे प्रोग्राम चलाए थे जो सफल नहीं हुए। क्यों? इसीलिए नहीं हुए क्योंकि किसी की ज़मीन आ गई, किसी का मकान आ गया, किसी का शहर यहाँ पर आ गया, कोई गाँव आ गया, किसी ने मना ही कर दिया। आपने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी कि मकान बना हुआ है परंतु हटाया नहीं, ठीक है। उसने मकान नहीं हटाया, बेका नहीं, वो मकान वो वहीं का वहीं रह गया और वहाँ से रोड ऐसे घुमा करके बनाना पड़ा। भारत में भी ऐसा, दिल्ली में भी कहीं ऐसी जगह है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, चौथा भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पर बच्चे गलत है। तो जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो है इसमें, ये नहीं होगा, भी डी नहीं होगा, यहाँ पर भी दो है। नेक्स्ट, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आइए इंग्लिश वाले बच्चे, मेरे प्यारे लाल लाली,
कमेंट्स में करेक्ट आंसर दीजिएगा 57 का और 59 का। आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों चीज़ें दिख रही हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का और 60 का करेक्ट आंसर दें। पहले इंग्लिश मीडियम को हम देख रहे हैं यहाँ पे, फिर हिंदी माध्यम के साथ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? किससे संबंधित है? योजना। आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो कि आपके 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 2017 तक के लिए ये चले थे। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना आई, उसमें 3 गैप देखने के लिए मिले, एक ईयर्स का, फिर एक और आपका आया था, 4 गैप थे, और उसमें आपने कई चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उसके बारे में पूछा है, भारत में योजना से संबंधित। योजना क्यों बनाते हो आप? कोई समस्या होगी, आपके पास में बजट होगा, बताइएगा योजना कैसे बनाते हैं। क्योंकि देखो ये तो निश्चित है, कल आप कलेक्टर बनोगे, ये भी बात सत्य है। मान लीजिए कहीं कलेक्टर ना भी बने तो किसी राज्य में आप अच्छे पद पर होगे, है ना, अच्छी पोस्ट पे होगे। तो जब अच्छी पोस्ट पे होगे तो आपको ये काम तो मिलने वाला है, योजना बनाने का। ठीक है, तो थिंकिंग क्रेचर आप अभी से बन जाएगा, तो बेनिफिट आपका है। पहला है इसमें कि राष्ट्रीय विकास परिषद। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जो वित्त आयोग है, क्या इसमें वित्त आयोग की कोई चीज़ें होंगी? सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संघीय शहरी विकास मंत्रालय, नहीं सर। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नहीं सर। राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग, और यहाँ पर कह रहे हैं संसद। देखो संसद तो योजनाओं में महत्वपूर्ण तरीके से क्या है, काम करती ही है। संसद तो महत्वपूर्ण तरीके से काम करती है। वित्त आयोग इसमें योजना में कोई ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो जहाँ एक है पहले उसको कट करो, एक हटा दो, जहाँ एक है उसको कट कर दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जब योजना को बनाने के लिए योजनाओं में जो महत्वपूर्ण भूमिका, एक तो राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद इस पे काम करता है, शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ये क्या करते हैं, ये योजनाओं को लागू करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लागू करते हैं। वित्त आयोग से क्या होता है, इसमें फंडिंग वंडिंग आ सकती है, और तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। आइए क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? मतलब कि मंत्रिमंडल सचिवालय देखा होगा आपने, सुना है, पढ़ा है, सारी चीजें। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं बताओ? इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के स्पीकर, हैं वही होते हैं क्या? जी हाँ। तो यहाँ पर पूछा गया 58 में आपसे, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। मंत्रिमंडल बैठकों की एक कार्यसूची तैयार करना। दूसरे में कह रहे हैं मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, और तीसरे में कह रहे हैं मंत्रालयों को वित्त संसाधनों का आवंटन। देखो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। अब यहाँ पर कह रहे हैं आपसे सही उत्तर चुनना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, 1 और 2, और डी में कह रहे हैं 1 2 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल जो सचिवालय के कार्य हैं, तो आप मुझे बताइएगा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य क्या हो सकते हैं आपकी नज़रों में, बस केवल बता दो। देखो मंत्रिमंडल जो सचिवालय है बच्चे, ये आपने देखा होगा ये वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं करता है, ये कदापि नहीं करता है। जबकि मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची तैयार करेगा, मंत्रिमंडल समितियों के लिए जो सचिवालय सहायता, उनको सलाह मशवरा वगैरह वगैरह ये चीज़ें देने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है आपका। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर बी नहीं है और आंसर डी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका 59। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, ये संविधान से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे है? संवैधानिक सरकार। ये क्वेश्चन आपको 2015 में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन, और बड़ा डेंजर क्वेश्चन है। 2015 का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम 2015 का पेपर आपसे सोल्व करेंगे, तो उसमें जरा देखना, बहुत ही खतरनाक पेपर पूछा गया है वो क्वेश्चन। कई बच्चों का वहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही कर दिए उन्होंने, यूपीएससी ने सारे 100 के 100 नंबर बिल्कुल उसमें, ठीक है, 4 के 4 स्टेटमेंट करेक्ट दे के रखे हैं बच्चे वहाँ पे, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान में अपने रखना है। चलिए देखो, ये कह रहे हैं जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता, प्यारे बच्चे, दूसरे में कह रहे हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है वह संवैधानिक सरकार है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। पॉलिटी आपने बहुत बार पढ़ी है, आपकी पसंद का क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर क्या है। ए केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। चलिए देखो, यहाँ पर है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है बच्ची? संवैधानिक जो सरकार होती है, 1 सेकेंड, ये क्या से कर रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे। संवैधानिक सरकार जो होती है बच्चे, वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। और इसमें क्या होता है, यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है राज्य से, ठीक है। क्योंकि देखो, राज्य किसके लिए है? राज्य व्यक्ति के लिए है। और संविधान किसके लिए है? संविधान किसने बनाया है? व्यक्तियों ने बनाया है। तो किसके लिए बनाया है? व्यक्तियों के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जो होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य पर प्रभावकारी, सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, मेरे प्यारे लाल लाली, जिसका आंसर ए आ रहा था, नहीं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर, सॉरी ए नहीं बी, किसका करेक्ट आंसर आ रहा था ए, उसका गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाता है कभी कभी ऐसा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? डिस्क्रिमिनेटरी पावर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं कहूंगा इसको मोस्ट मार्क कर लो। ये लास्ट 3 साल से, 3 वर्ष से चर्चाओं में है। ये 2000 आप देखोगे, ये 23 में भी रहा, 24 में भी है, 25 में भी, और इस पे द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में भर भर के आर्टिकल आते हैं इस पे, राज्यपाल पे। राज्यपाल का ये शक्ति, राज्यपाल की वो शक्ति। इतना राज्यपाल मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ा, मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैंने 2-3 साल में राज्यपाल पढ़ लिया। इतनी पूछा गया इस पे बहुत, ठीक है। तमिलनाडु में आपने देखा होगा, वो चर्चाओं में रहे हैं। केरल के राज्यपाल ने तो सारी चीज़ें हद ही पार कर दी वहाँ पे। तो कई इनको अलग अलग नामों से भी नवाजा गया, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि संवैधानिक एक पद है, तो मैं हर एक संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखता हूँ और उसके अनुकूल रह करके कई चीज़ों को मैं करता हूँ। देखिए, संविधान के प्रति मैं बहुत निष्ठा रखता हूँ। तो राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं? जैसे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ठीक है। संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, एक आर्टिकल है 174, एक आर्टिकल है आपने पढ़ा होगा 200। पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, अच्छे से कवर कीजिएगा। मैं कहूँगा आपको कि राज्यपाल को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत ही अच्छे से। और अब तो मणिपुर में गवर्नर आप देखोगे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन भी है, तो ये और भी ज़्यादा है। मंत्रियों की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर्तव्य विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, मतलब कि अगर उसको लगता है कि ऐसा है तो वो क्या करेगा, उसको रखेगा। राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, देखो ये जो नियम बनाना है ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये नहीं होता है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं होती है। तो 4 जहाँ पर है वो तो इसका गलत होगा, ठीक है, जो 4 है, 4 तो इसका गलत होगा। तो आंसर आप देखोगे डी और सी नहीं है। अब ये निश्चित हो गया, या तो देखो इसमें एक तो सही है, या तो 2 सही है या 3 सही है। आइए देखते हैं, देखो अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो देखो ये कह रहे हैं मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की जो नियुक्ति है बच्चे, मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं है, ये इसकी कार्यकारी पावर होती है।
कैसी होती है, कार्यकारी पावर होती है, क्योंकि सीएम की नियुक्ति करता है और सीएम के कहने पर ही जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं राज्य में, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। इन सब के अलावा तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर्तव्य विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा तो यूपीएससी 2024 का जब हम पेपर आपसे सोल्व करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से संविधान का आर्टिकल 155 भी उन्होंने पूछा है, ठीक है, ये भी इसी के बारे में है। तो चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो दूसरा गलत है, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जिस स्टूडेंट्स को, देखो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंट को ये पता था ना कि सर दूसरा तो ये इसकी कार्यकारी पावर है, तो जहाँ 2 है वही कट कर दो, आंसर फिर मिल जाता उसको एकदम। तो राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलने से पहले इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके 61 का करेक्ट आंसर दें, 64 का राइट आंसर दें कमेंट्स बॉक्स में, 62 का राइट आंसर दें। वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, ये इसके ऑप्शंस हैं, आराम से पढ़ें, आराम से दें। 65 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोसेस व्हेन ऑल्विड इन फोटोसिंथेसिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी 1-2 दिन में आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस मोशन अभी लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए किससे संबंधित है। क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था से, मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 61 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटा दिया जाता है, देखो आपने यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है अभी, देखो अभी क्या हुआ था, एजुकेशन संस्थान की तरफ से आपको टेलीग्राम पर ये अच्छे टॉपिक, जो मोस्ट टॉपिक है, ऐसी टॉपिक नहीं है वो, देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपकी स्टडी से रिलेटेड है, सब के सब टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट से वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको आवश्यक रूप से पढ़ें। तो देखो जब आप बैंक रेट पढ़ते हैं, रेपो रेट पढ़ते हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं, इन सब के अलावा एसएलआर पढ़ते हैं, सीआरआर पढ़ते हैं, एसडीएफ पढ़ते हैं, ठीक है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ते हैं, जीसैक पढ़ते हैं, ट्रेजरेबल पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ते हैं, टीएलटीआरओ, एलटीआरओ, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट कंठस्थ हैं बच्चे। तो जरा इस चीज़ को देखो, आप ये कह रहे हैं जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं कि नहीं, तो ब्याज की दर को घटाना, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी होगी, वहाँ पर 2 तरह की होती है, एक होती है सस्ती और एक होती है संकुचित, पढ़ी है कि नहीं, पढ़ी है तो राइट आंसर दो फिर। अब ये देखो ब्याज दर को घटा रहे हैं तो मार्केट के अंदर क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को घटाना, अरे भाई व्यय को घटाना नहीं, बढ़ेगा। बी में कह रहे हैं सरकार के कर संग्रह को बढ़ाना, कर संग्रह को बढ़ाना नहीं घटाना, ऐसा है क्या। दूसरे में कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाना, और डी में कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाना। बचत तो इससे अब क्या होगी, कम होगी, तो आंसर ए और डी तो है नहीं। सरकार के कर संग्रह को बढ़ाना, देखो अब अगर इससे मान लीजिए ये होगा तो एक संभावना व्यक्त हो सकती है कि उससे टैक्सेशन बढ़े, कि सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाए, लेकिन ये सत्य है और 100% सत्य है कि अर्थव्यवस्था में निवेश में क्या होगा, व्यय को बढ़ाना, मतलब कि जब जब ब्याज दरें कम होंगी तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जो मनी का फ्लो है ना बच्चे, वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, सर्विस में, गुड्स में, तो उससे क्या होगा, वस्तु और सेवाओं के चीज़ें होती हैं, तो उससे टैक्स भी बढ़ता है, तो ग्रोथ भी आपकी हो जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट है। पहला पॉलिटी से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। नंबर 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। देखो ये कह रहे हैं कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होती हैं या जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पे होते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में सिंपल भाषा में बताते हैं आपको। पूछ रहे हैं कौन सा सही है, केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो एक ना ही दो। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं।
जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल में दो बताऊंगा। एक आर्टिकल पढ़ते हैं 52, उसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, परंतु आर्टिकल एक और आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल एक और पढ़ते होंगे आप 53, उसमें कहा गया है कि भारत का एक नागरिक होगा राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन समस्त भारत के कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। किस पर किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति पर। ये क्या कह रहे हैं? कार्यपालिका जितने भी कार्यपालक काम होंगे वो प्रधानमंत्री के नहीं, राष्ट्रपति होगा बच्चे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ये बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चे आपके लिए प्रेसिडेंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? प्रेसिडेंट्स रूल, अब ये चर्चाओं में है तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 63। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है, कॉन्फिडेंस मोशन है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, चलिए एक एक करके बात करते हैं। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखो संविधान में कोई भी ऐसा, मतलब कि ये बात सही है, कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये भारत में इसलिए शुरू किया गया ताकि इससे जो पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी, खासतौर पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहे किसकी? जो रूलिंग पार्टी है उसकी, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये केवल और केवल ओनली, लिख के लिख रहा हूँ, केवल ओनली ये लोकसभा में लाया जाता है। सरकार की पॉलिसी या मंत्री की पॉलिसी को लेकर के ज़्यादातर ये लोकसभा में लाया जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये दोनों प्रस्ताव आप देखोगे सही हैं, दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया और है क्या स्टेटमेंट, ठीक है, पूछा है कौन सा सही है, तो आपको होगा बच्चे दोनों सही है, मतलब किसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे कुछ है ही नहीं। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब मणिपुर का जो केस हुआ था, कुकई और मैती वाला, ठीक है, ट्राइब्स का, तो उस समय जो विपक्ष की अपोजिशन जो लीडर है उनके द्वारा, अपोजिशन जो सरकार है उसके द्वारा, ठीक है, सत्ता जो है अभी रूलिंग पार्टी से दूसरी विपक्षी दल, तो उन्होंने नो थैंक्स मोशन जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर के आए थे ताकि प्रधानमंत्री को बुलवाना था उन्हें उनके ऊपर। उनका उद्देश्य ये नहीं था क्योंकि बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उस समय तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो इसलिए वो लेकर के आए थे, ठीक है, ताकि वो बोलें, जवाब दें, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, फिर उन्होंने बाद में उस पर बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कुंभ के मेले में एक लड़का बहुत छाया हुआ था, नीम के वो दातुन बेच रहा था, बहुत छाया हुआ था, और वो इंडियन आइडल्स में भी कुछ मुंबई वगैरह में, ठीक है, एक्टर्स जो कराते हैं उसमें भी वो गया था, उसने बड़े ही अच्छे से। तो नीम के पेड़ का हर जगह महत्व है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। सब पहले के ज़माने में तो आप देखोगे नीम से ही लोग ब्रश करते थे, कोलगेट करते थे, अच्छे दांत रहते थे, इतने सड़ते गलते भी नहीं थे दांत। आज तो टीथ की जो बीमारी इतनी फैल रही है, बस पूछो मत। आइए, पहला, कुछ जाति के कीटों और मरूथियों के प्रशोधन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, इसके तेल का प्रयोग आप कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं छिड़काव कर दीजिए, स्प्रो कर दीजिए, तो उससे इसमें थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में होता है। तीसरे में कह रहे हैं नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा सही है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, सही, केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, नीम के पेड़ के बारे में यहाँ पर की जा रही है बात, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें कि नीम के बीज का प्रयोग जैव ईंधन, देखो इससे कोई ऐसा जो बायोडीजल है वो नहीं बनाया जाता है, बायो जो एनर्जी है वो इससे नहीं बनती है, ठीक है। और अस्पताल के जो अपमार्जक होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, नीम के तेल का आप अनुप्रयोग एक औषधि के रूप में होता है। आपने पतंजलि को देखा होगा, कई बार रामदेव को भी सुना होगा इस पर बोलते हुए, तो ये बात सही है, नीम का कई बार होता है। किसी को दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी में डाल करके उसको नहला दो, ठीक है। कई बार किसी के बाल ज़्यादा टूट रहे हों तो नीम का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो कई चीज़ें हैं, सिर में लगा हुआ बैक्टीरिया को उसमें मार देता है। तो कई ऐसी, ये एक औषधि है बच्चे, एक औषधि है नीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो ये स्पेसिफिक है, ऐसे किसी अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है। मतलब कि आपने देखा होगा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो सबको मालूम पता होगा, वो फार्मूला 6,6H12O6 वो वाला, ठीक है, मालूम है कि नहीं, तो उसी पर है। चलिए, पहला है, इसमें क्या है कि स्थिज ऊर्जा मुक्त होकर के प्रियतम ऊर्जा बनती है। दूसरा, प्रियतम ऊर्जा, कई बच्चों से मैं कमेंट्स चाहूंगा कि ये बताइएगा प्रियतम ऊर्जा, प्रियतम ऊर्जा क्या है बताइएगा। हिंदी देख रहे हो, पढ़ लोगे, जीवन में नहीं पढ़ी होगी। प्रियतम ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इसको संचित हो जाती है। सी में कह रहे हैं भोजन ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, और डी में कह रहे हैं ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और बाष्पीकरण को बाहर निकालते हैं। क्या ऐसा होता है कि पौधे ऐसे करते हैं? देखो, जब आप बात करते हैं प्रकाश प्रक्रम के बारे में, जब प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो तब आप देखते हैं तो वहाँ पर जो प्रियतम ऊर्जा होती है वो स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। कहाँ? पेड़ पौधों में, प्लांट में, ठीक है, कार्बन के रूप में, याद कर लेना इस चीज को। और वो फिर मिलती है उसके फल और फूल के रूप में, विटामिन बन के, प्रोटीन के रूप में, सॉरी विटामिन नहीं, प्रोटीन के रूप में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। मैं बताते चलूंगा कि कहाँ से, एक सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश माध्यम बताइएगा 66 नंबर का क्वेश्चन, 68 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑप्शन है। 67 नंबर का क्वेश्चन और 69 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसके ऑप्शन ये हैं दोनों के। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपको ब्लैंक हो गया होगा क्योंकि ये मुझे आज तक नहीं पता चला है इसके बारे में कि क्यों होता है। मैंने इस पर कई बार अपने आप भी देखा चीज़ों को, पता नहीं चलता है इसका क्यों होता है, बट होता है। लेकिन इसको मैं जल्दी करूँगा, जैसे ही मैं अलग चीज़ें खोलूँगा तो तब इसको ज़रूर पक्का करेंगे। देखो, किसी व्यक्ति के जीवित में पहचान हेतु उंगली छाप फिंगर प्रिंटिंग देखा है ना, क्रम बक्षीकरण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये थिंकिंग पर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। अब ये तो उंगली छाप क्या है बच्चे, उंगली छाप फिंगर प्रिंटिंग कब से चर्चाओं में आया बताओ? फिंगर छाप जो है ये कब से चर्चाओं में आया? जब से आधार आया भाई, तभी से ज़्यादा चर्चाओं में आया। ये फिंगर लगाओ, फिंगर लगाओ, फिंगर लगाओ, फिंगर लगाओ, ये कब से आया है? जब से आधार आया। और जब से आधार आया तभी से ये सिक्योरिटी के मुद्दे भी बहुत और बढ़ गए। देखो, पहला परितारिका क्रमबक्षण, बिल्कुल परितारिका क्रमबक्षण इसमें होता है। दृष्टिपतल मतलब कि आंख, आपका जो दृष्टि है उससे भी होता है। वाक मतलब कि बोलना, ठीक है, अभिज्ञान। और कई जो एयरपोर्ट है वहाँ पर तो फेसलेस कर दिया उसको, मतलब कि आप जाओ और फेस लगाओ, ऐसे आप जाओगे वो आपको कैप्चर कर लेगा कि हाँ आप ही हैं, कोई और नहीं, तो चले जाएंगे, एंट्री हो जाएगी। कई चाल से भी पता चल जाता है, ठीक है, चलने से, आवाज़ से, हाइट से, आपके दृष्टिपतल से, आपके मुख से, कई जगहों से इससे पता चलता है। तो ये थिंकिंग पर आधारित क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टाइम इसमें ज़्यादा लगाना चाहिए। चलिए, तो आधार कार्ड को एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने स्तर पर आधार कार्ड से क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि सिटीजनशिप चर्चाओं में रहा था और यूपीएससी ने इसको घुमाकर क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन पौधों के कायिक प्रबंधन के संबंध में सही है? क्या पूछा है? कायिक प्रबंधन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताइएगा। कायिक प्रबंधन क्लोनिन जनसंख्या को उत्पन्न करता है, मतलब कि सॉरी, ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट से नहीं है, ये बोटनी से क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। कायिक प्रबंधन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 60 जो आपका 7 है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, ये उम्मीद नहीं आशा है कि आपने इसका राइट आंसर तो दिया ही है। देखो, कायिक प्रबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये कायिक जो प्रबंधन होता है ये विषाणुओं को निष्प्रभाव
में सहायक नहीं होता है, विषाणु बोले तो वायरस, और वायरस को ये नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है। अब देखो जैसे ही आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर आपका बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब इसमें ये निश्चित है कि ए आंसर आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। ये कह रहे हैं कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। जी हाँ, ये बात सही है, कायिक प्रबंधन ये वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है आपका 68। सुमेरित पूछा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान है, प्रयोजन है। अब ये थोड़ा सा करंट अफेयर पर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर पर क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन करंट में आते हैं ज़्यादा। कैसे नहीं, आप देखोगे जो अंतरिक्ष यान है हाइगेंस, शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का क्या कर रहा है, पृथ्वी तक संचालन करना। क्या जो कैसनी था, ये जो भेजा गया था, इसका मूलभूत उद्देश्य यही था, उसके बारे में आपसे पूछा गया। 68 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, मैसेंजर ये बुध का मानचित्रण अन्वेषण करने के लिए गया था, नहीं, ये गलत है, मैसेंजर इसके लिए नहीं था। दूसरे में है वाइजर, वाइजर 1 और 2, वहा और परिवार, सौर परिवार का अन्वेषण, बिल्कुल ये बात सही है, वाइजर ये नासा के द्वारा था, ठीक है। पहला भी सही है, कैसनी जो था ये शुक्र की परिक्रमा और इसके दत्तक की पृथ्वी का संचरण करता है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पर 1 और 3 सही होगा, 2 गलत है, तो आंसर बी और डी 50-50 हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट, ये देखिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है, देखो भारत की जो लोकल आपकी फसलें होती हैं उसके बारे में पूछा गया है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्र पूछा है और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, जैसे किन्नौर है। अब आप तब बता सकते हो किन्नौर कहाँ पर पड़ता है, आपको पता, मेवात, मेवात तो आप बता दोगे कि सर मेवात तो हमें पता है, ये मेवात तो राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है मेवात तो। और ये जो किन्नौर है इसको भी आप बता दोगे। कोरोमंडल तो आप बता ही दोगे ना, ये कोरोमंडल तो इधर पड़ता है ना तमिलनाडु के रीजन में, यहाँ ये मालाबार है, इधर कोरोमंडल है, तो ये तो जानते ही हो आप। तो बताओ फिर सोयाबीन होता है कि नहीं, फिर मेवात में आम होता है कि नहीं, देख रहे हो बच्चे, आम मेवात में क्या करें, आम मेवात में होता है कि नहीं, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 2 3 और डी कोई नहीं, बताइए। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, देखो एक एक करके बात करते हैं। ये है किन्नौर, किन्नौर में सुपारी होती है, नहीं बच्चे किन्नौर में सुपारी नहीं होती। मेवात, क्या राजस्थान में आपको आम देखने के लिए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। कोरोमंडल तत्व में सोयाबीन भी नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो क्या है, तीनों यहां पर गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है, तीनों गलत हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसमें, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंग्लिश मीडियम बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर, वीडियो को पोस्ट करके बताइए राइट आंसर। 71, 74 बहुत इजी से क्वेश्चन थे ये। 2014 का जो पेपर है ना, ये 20 से पहले पेपर आपको देखोगे ना तो बड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। जैसे 21, 22, 23, 24 आपके मस्तिष्क के खुल जाएंगे चक्षु। ये बताइएगा 72 नंबर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन,
70 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ये से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रासायनिक परिवर्तन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला है सोडियम फ्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दूध का अष्कंदन। बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अब आप में है दम तो बताओ आप हैं किससे कम। आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो देखो बच्चे, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। मतलब कि देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स तो रहे हैं, सबने इंटर किया होगा, तो अब कुछ तो ह्यूमैनिटी के भी सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट ले लेते हैं उसमें इंटर में। खैर हाई स्कूल में तो आप होते ही हैं, सब तो उस पर तो होता ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने नहीं भी होता है फिर भी पता होना चाहिए। आपने एक पढ़ा होगा जिसको हम कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कैंडल कहते हैं, मोमबत्ती। कहीं को नहीं पता होता है। तो ये मोमबत्ती आपके सामने मैंने बना दी है, जल रही है। ठीक है, अब देखो ये 3 फॉर्मेट में आपको मिलेगी, ध्यान रखना। ये तीनों फॉर्मेट में आपको मिलती है। ये सॉलिड भी है, सॉलिड है बिल्कुल मोमबत्ती। यहां पर पिघल रही है, लिक्विड। और ये ऊपर जल रही है तो गैसिस फॉर्मेट में। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट उदाहरण नहीं होगा। इसमें तीनों फॉर्मेट होती है और इससे अच्छा आप नहीं समझ सकते कि रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, सॉलिड कैसे लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है और लिक्विड से किस तरीके से वो गैसेस फॉर्मेट में बदल रहा है। तो देखो सोडियम क्लोराइड क्लस्टन नहीं बच्चे, बर्फ का पिघलना नहीं बच्चे, ये नहीं होता है। अगर ये मैं कहूँ ऐसे ये हो जाना नहीं, बल्कि इसका भी पूर्ण रूप से हो जाना, ये तो अध हो गया ना। फिर है दूध का अस्कंदन। जी हाँ, ये बात सही है कि दूध का जो अस्कंदन होता है ये खास तौर पर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, ना कि बर्फ का पिघल। और कई बच्चों ने बर्फ का गलन, गलन मतलब कि जो बर्फ का ऐसे आपने हाथ पे रखा होगा तो बर्फ क्या करता है, ठंडा कर देता है, कहते हैं ना बहुत गल रहा है मेरा हाथ। तो वो नहीं है बच्चे, बर्फ का गल जाना, पिघल जाना बर्फ का। ठीक है, ठीक है, तो वो नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 में होगा। कई बच्चों ने इसका गड़बड़ कर दी होगी, आंसर सी मारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये क्वेश्चन केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद जो है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अभी हाल ही में चर्चाओं में क्या रहा है? केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र प्लस राज्यों के संबंध। तो इनको पढ़िएगा और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 262 आवश्यक रूप से पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल 262 हाँ आवश्यक रूप से पढ़िएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के संबंध में वित्तीय संबंधों को खासतौर पर पढ़ना है आपको। ठीक है, तो और भी आपको हेल्प मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास में कई शक्तियां, जैसे परामर्श शक्ति होती हैं, अपीलीय शक्ति होती हैं, मूल अधिकारी शक्ति होती हैं, रिट अधिकारी शक्ति होती हैं। जैसे रिट अधिकारी शक्ति कौन सी होती है? संविधान का आर्टिकल 32 रिट जारी करता है 5 प्रकार की। यूपीएससी ने एक पे पूछ लिया है 2024 में, एक रिट पर क्वेश्चन पूछा है 2024 में, दिखाऊंगा कैसे पूछा है, देखना। ठीक है, मूल जो अधिकारिता शक्ति है वो इसी में आती है। ठीक है, अपीलीय शक्ति में जैसे लीव पिटिशन में आर्टिकल 136 के तहत आर्टिकल आपने 132 पढ़ा होगा, आर्टिकल 134 पढ़ा होगा, पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये सब आर्टिकल पढ़िएगा। जैसे परामर्श शक्ति है, ये आर्टिकल 143 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 143 ये किसको देता है? प्रेसिडेंट्स को। ठीक है, जो परामर्श शक्ति है तो ये इस पर आती है। तो लेकिन जब भी आप देखोगे केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी झड़प होगा, राज्य राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, दो राज्यों और केंद्र के बीच में जब भी कुछ ऐसा विवाद होगा तो वो क्या है, उसकी मूल अधिकारिता शक्ति के अंतर्गत आता है, वो मूल अधिकारिता शक्ति है। नेक्स्ट
पूछा है आपसे तकनीकों और या परिघटनाओं पर विचार करें। देखो अब क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर है 72। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण। दूसरे में कह रहे हैं कोशिका द्रव्य है नर वंध्यता। तीसरे में कह रहे हैं जीन निर्वरता। उपयुक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में उपयुक्त होता है या होते हैं। मतलब कि आपने ट्रांसजेनिक फसलें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रेंजल पढ़ा है कि नहीं। इन सब के अलावा जीएम मस्टर्ड, तो ये सब पढ़े हैं आपने, ये चर्चाओं में, ये पढ़ना जरूर बच्चे, ठीक है। बीटी कॉटन, बीटी ब्रेंजल, उन सब के अलावा जीएम मस्टर्ड, ठीक है, आवश्यक पढ़िएगा ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। तो उसी पर क्वेश्चन पूछा है। पहला, फल वाले पादपों के मुकुलन को रोपण करना, क्या उसमें ये काम करता है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, 72 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे कि कोशिकीय द्रव्य नरवणता और जीन निर्भरता। देखो इसमें जो फल पादपों का होता है ना मुकुलन, ये रोपण नहीं करना होता है, पहली बात तो पहला गलत है इसमें, पहला गलत है। तो जहां ए है वो आंसर नहीं होगा, एक जहां होगा उसको कट करो। दूसरे में क्योंकि अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, जीन एडिटिंग करेंगे, बिल्कुल कोशिका द्रव्य नरवणता और जीन एडिटिंग करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। देखो जब भी आप क्या कर रहे हैं, उसके जीन ट्रांसप्लांट ही तो कर रहे हैं ना, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, वो इसी सेक्शन में करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 2 और 3। नेक्स्ट पढ़िएगा, जिसको मैंने आपको बताया लिखते रहिएगा बच्चे। देखो आपका इस क्लास को करने का फायदा तभी है, जो मैं शब्द आपके साथ में बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ, उसको अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हैं तो आपको यकीन मानिएगा बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मैं वो करंट अफेयर कवर करवा रहा हूँ, आपका ध्यान रखना। ये बस आपको पढ़ लेना है, अगर आपके नोट्स हैं तो उसमें से पढ़ लेना है, आपको रिवाइज करना है। और यदि नहीं है आपके पास में नोट्स, तो इसको गूगल करके जरूर पढ़िएगा। नोट्स बना लीजिएगा, आप भी छोटे नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। अभी भी आपके पास में नोट्स बना सकते हो, छोटा नोट्स, 4 शब्द लिख लो यार किसी शब्द के बारे में कि अच्छा ये ऐसे होता है, पढ़ लो, की पॉइंट ऐसा लिख दो ना, की पॉइंट वो लिखो जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट 73 नंबर, मक्का का मड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का का मड उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल मक्का का मड के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए आप देखोगे क्या कर सकते हैं, फीडस्टॉक बिल्कुल हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहल पेय उत्पन्न किया जा सकता है। वाइन को और इस शराब को ये बंद होकर भी राज्यों में लोग पीते हैं, और पीने के बाद साथ कई लोग तो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये बात सही है, देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो तीनों बातें सही हैं। स्पेसिफिक मक्का की फसल पर पूछा है, कई बार पूछ लेता है कि 200 दिन तक पाला रहित खिला हुआ आकाश होना चाहिए, ये किसके बारे में चर्चा की गई है, कपास के बारे में चर्चा की गई। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है यूपीएससी, जनाब पूछेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। देख रहे हो सारे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो एग्रीकल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछता है, फसलों के बिहेवियर पर क्वेश्चन पूछता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन उनमें का है जो मैं आपको बता रहा था, वेस्टर्न घाट पे पाई जाने वाली जो आपकी नॉर्डिक फिश होती है, रात्रिचर जो फिश है, ठीक है, सॉरी फिश नहीं कैट है, जो रात्रिचर होती है, वो मछली पकड़ती है, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में। तो वही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता है, बताओ कौन सा नहीं आता है। दम है तो खेलो, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। देखो ये सब दीवार पर रहती हैं, आप कुछ तो ऐसे कहेंगे दीवार पर रहती हैं, बिच्छू भी दीवार पे, बरूथी भी, लेकिन बच्चे ये एक ही प्रजाति की हैं, ये तीनों एक प्रजाति के हैं, लेकिन केकड़ा इन प्रजाति में नहीं आता है। तो इसमें नहीं है ना, तो केकड़ा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 75, इजी सा क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर आप दे ही सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है। देखो आंसर मैं नहीं बताऊंगा इसका, ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ कि समय रहते हुए समय पर जैसे 1957 में फिर बढ़ाए गए, फिर उसके बाद में हुआ अमेंडमेंट, तो आज बढ़ के ये लगातार लगभग बढ़ते बढ़ते आज कितने हैं, 33 + 1, 33 तो हैं चीफ जस्टिस, चीफ जजेस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और एक है आपका सीजीआई, कौन है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो 34 अभी तक न्यायाधीश है भारत की, जो आप देखोगे उच्चतम न्यायालय में। उन सब के अलावा एक और मैं आपको बात बता दूं कि न्यायाधीशों की, जो भी इसका आंसर आप लगा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ, न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने का अधिकार तो है, ठीक है, वृद्धि तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या में कमी करने का अधिकार आपको नहीं है, ये ध्यान रखना। आप न्यायाधीशों की संख्या को, जो जजेस हैं, ठीक है, आप जजेस के नंबर को कम नहीं कर सकते, आप केवल बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो कौन करता है इसमें से, ये अधिकार किसको दे के रखा है, जो अमेंडमेंट बनाता है वही करेगा, बस सिंपल सा हिंट्स दे दिया, समझने वाले के लिए बहुत है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी संसद, और सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, और डी विधि आयोग। बताइएगा करेक्ट आंसर। कई बार अंग रक्षक पूछा जाता है, अंग रक्षक पूछा जाता है, किसका, संविधान का। कई बार संविधान का अंतिम व्याख्याकार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं। बताइएगा इन सब का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चे, इंग्लिश माध्यम। मैं थोड़ा पानी भी पीते रहूं ताकि मेरा गला, सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ऑप्शंस के साथ में करेक्ट आंसर दें। 78 नंबर आपको दिख रहा है, 80 भी दिख रहा है, और 70 के जो, ठीक है, 78 के ऑप्शन ये हैं। आइए बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात हैं, मतलब कि क्यों जाने जाते हैं साड़ी उत्पादन के लिए। कांचीपुरम वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना। याद कर लो, बीवी के लिए लाके देनी पड़ेगी साड़ी, और तुम भी लड़की याद कर लो, ये नगर की साड़ी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, याद कर लो इसको। ये कांचीपुरम से तो मैंने भी मंगवाई है अपनी मदर के लिए। देखो पहला है यहाँ पर भद्राचलम, दूसरे में है चंदेरी, तीसरे में कांचीपुरम, और चौथे में है करनाल। करनाल वैसे हरियाणा में पड़ता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है, वहाँ पर साड़ी नहीं बनती है, वहाँ पर रुई के लिए जाना जाता है। वहाँ पर बहुत इसके कॉटन का खास तौर पर कारखाने होते हैं, वहाँ पर रुई बनती है, जो हम रजाई वगैरह जो होती है उसमें फॉर्मेट में, तकियों में, गद्दों में जो इस्तेमाल होती है वहाँ पर। यहाँ पे चौथा तो 100% गलत है। जो भद्राचलम है ये भी नहीं जाना जाता है, ये चंदेरी और कांचीपुरम, इसमें कांचीपुरम तो 100% है, ये तो सही है। अब देखो मैं कहूँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हो ही नहीं सकते, जैसे पहला तो है ही नहीं, तो पहला नहीं है तो राइट आंसर आ जाएगा, चौथा भी इसमें नहीं है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब कि दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर कांचीपुरम और चंदेरी ये इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 77 नंबर, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है और इससे जुड़े हुए शहर है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेशनल हाईवे 4 पूछा है, चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 6 पूछा है, मुंबई से कोलकाता। नेशनल हाईवे 15 अहमदाबाद से जोधपुर, ठीक है, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। अहमदाबाद मोदी स्टेडियम 2023 का फाइनल वर्ल्ड कप, ठीक है, याद होगा सबको, रुलाया था उन्हें हेड ने। जोधपुर राजस्थान में टूरिज्म का प्लेस है जोधपुर। मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश, मतलब कि तेलंगाना में आएगा। अब तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है। 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 2 3 और डी कोई नहीं। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा 77 का। देखिए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है नेशनल हाईवे 4 जो है ये कह रहे हैं, तो ये गलत है, चेन्नई से नहीं है। दूसरा भी गलत है, ये कोलकाता से नहीं है, और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों इसमें गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर, ऐसे क्वेश्चनों को आप देख लें, नहीं तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन आपको स्कीप करने चाहिए। क्या करने चाहिए, स्कीप करने चाहिए, ये बहुत सेफ जोन होता है।
मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पता हो ना, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह यार और भी क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यूपीएससी के पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये दावा करके जाइएगा यहाँ से अपने घर से। जब पेपर में बात जाओ तो आपको ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं बच्चे। आपको क्वेश्चन करने हैं इसमें से कितने, 80 से 90 क्वेश्चन। अब आपको वो आपको क्वेश्चन निकालने हैं इसमें से, जो आपको 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो छूने नहीं है, करने ही नहीं है, जो कठिन है, आप उसको देख ही नहीं सकते, इतने कठिन है, तो वो आपको निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जैसे ये है, ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इसमें तुक्का भी नहीं चलता है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, कभी सोचें कि मैं तो 95 करूँगा, नहीं। आपको 80, 85, 90 ये 3 होते हैं, इसी पर खेलना है। 80, 85, 90 50% से प्लस लाना है, ठीक है। GS 1 में और GS 2 में ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। वो बाकी चीज़ें कैटेगरी वाइज देख लें अपना। अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार करना है। पहला, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। और तीसरे में कह रहे हैं विश्व विरासत अभिसमय। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या, देखिए ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा यसे जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं। ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं, बायोडायवर्सिटी से। कौन से, ये तीनों। खाद्य एवं कृषि के हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि ये भी रखता है, और जो मरुभवन वाला है ये भी रखता है, और विश्व विरासत अभिसमय भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका पृथ्वी काल, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में देखता हूँ इसको क्या बोलते हैं। पृथ्वी काल को इन्होंने क्या बोला है, अर्थ सूट बोला है क्या, सूट डे कुछ इस तरीके से आता है। 1 सेकेंड देखते हैं मेरे को। अर्थ हावर इन्होंने बोला है इसको, अर्थ हावर। एक और आता है सूट डे कुछ करके आता है, अर्थ सूट डे, ठीक है। अर्थ सूट डे, इसमें प्रकृति के संसाधनों का उपभोग आप कितना कर रहे हैं और प्रकृति कितना निर्माण कर रही है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये अर्थ हावर ही पूछा है इन्होंने, ठीक है। इसकी हिंदी ये है बच्चा, इंग्लिश इसकी ये है अर्थ सूट डे। तो ऐसे क्वेश्चन देखना जरा। पृथ्वी काल, काल बोले तो टाइम पीरियड, हावर, काल को इन्होंने हावर में कन्वर्ट कर दिया है। पहला है यह है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और तथा यूनेस्को का उपक्रम है। क्या ये इसका एक उपक्रम के रूप में जाना जाता है। दूसरे में कह रहे हैं यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरे में कह रहे हैं यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला एक आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 और 3, बी 2, सी 2 और 3, डी 1 2 3। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए देखो अर्थकाल के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा नहीं है, बल्कि एक एनजीओ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जनता के अंदर, समाज के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग जानेंगे समझेंगे, तो उससे कई चीज़ें होंगी। तो प्रकृति के संसाधनों का जो उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, वो थोड़ा संभल के करेंगे, इस चीज़ को बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो गलत है बच्चे, तो पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर आपका डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। फूड वेब और फूड चैन आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्य आहार श्रृंखला, 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 बताइएगा। बहुत बढ़िया है। ये पूछा गया है क्वेश्चन है ओशियन श्रृंखला के बारे में। डाइटम, क्रेस्टिसियाई, हैरिंग, फिर छोटी मछली, फिर उससे बड़ी, फिर बहेल। बी में कह रहे हैं क्रेस्टिसियाई, डाइटम, फिर हैरिंग, डाइटम, हैरिंग, क्रेस्टिसियाई, क्रेस्टिसियाई, क्रेस्टेसियाई, हैरिंग और डाइटम। बहुत ही इजी 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 क्वेश्चन है।
आपने दिया, जिसने भी फूड वेब पढ़ा होगा, फूड साइकिल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पिरामिड आपने पढ़े होंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो इसका आंसर दे देगा। इजी सा क्वेश्चन था ये, दिख रहा है आपको कितना इजी क्वेश्चन है। तो पढ़िएगा वो क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े आपने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइटम क्रेस्टेशियाई, फिर हेरिंग, ठीक है, इसको मोलस्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, मोलस्का। इसको मोलस्का कहते हैं। फिर हेरिंग होती है छोटी मछली। फिर इसके बाद में होती है इससे थोड़ी बड़ी मछली, और फिर आती है बहुत बड़ी मछली। और ये बहुत बड़ी मछली है ना, इसी को बोलते हैं व्हेल, व्हेल फिश। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आपसे कई बार घास के बारे में पूछा जा सकता है, स्थल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, ओशन के बारे में, पिरामिड पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 81 और 83 का इंग्लिश मीडियम बताए राइट आंसर, वीडियो को पोस्ट करके। 83 के ऑप्शन से 82 का करेक्ट आंसर दें और 84 का राइट आंसर दें। ये 84 जो है ना, ये 2023 में क्वेश्चन रिपीट किया, 22 में शायद या 23 में, ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ये रिपीट करते रहते हैं, यूपीएससी रिपीट तो करता है, ये तो निश्चित है, चाहे वो कम ही क्वेश्चन करे बट रिपीट तो करता है, रिपीट तो करता है जनाब। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है ना, ओके, चलिए कोई बात नहीं है, जूम कर लेते हैं, आपको फुल क्वेश्चन दिखे। देखिए, एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। पढ़िएगा, 1905 के लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? याद कीजिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो विभाजन था, पहला, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय नौसैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ये 1913 और 14 में हुआ था, फिर यहीं पर हुई थी बरसाई की संधि। याद है कुछ? वर्ल्ड हिस्ट्री याद होगा जिस बच्चे को, वो ऐसे क्वेश्चनों को टैकल बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 में के शाही दरबार में खासतौर पर क्या था, कर्जन के अधिनियमों को निराकृत किए जाने तक। ये बात सही है। 1911 में आप देखोगे दिल्ली के अंदर एक शाही दरबार लगाया गया लाल किले में, और वहाँ पर तब जाकर के इसको समापन किया गया था। इसी से फिर भारत में आप देखोगे नरम दल गरम दल निकल कर गया था, कांग्रेस के मध्य यहीं से फूट डालो राज करो की नीति पूरी हुई थी, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे चल के 1919 में मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार में उसको पूर्ण मान्यता, 1916 में जब बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वो सारी चीज़ें हैं, खैर वो हिस्ट्री है, अब वहाँ पर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरा भी एक पसंदीदा टॉपिकों में से एक रहता है हिस्ट्री, ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं, पेपर में यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। सी में कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा अपना शवन्य वैज्ञानिक आंदोलन आरंभ। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बात की चीज़ है। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक बताओ, जब तक चलता रहा था क्या? अरे नहीं भाई, गलत है, पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। नहीं नहीं, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियमों को निराकृत किए जाने तक ये बना हुआ था। नेक्स्ट, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो लास्ट में। अब आजकल क्या है ना, हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ी यूपीएससी कम पूछ रहा है आज के समय में, ठीक है। उस समय क्वेश्चन 2020 से पहले क्वेश्चन का पैटर्न आता था पेपर का, आपको मैं दिखाऊंगा, देखो कैसे यूपीएससी ने अपने आप को फोल्ड कर रहा है, और बच्चे वही 2015, 16, 17, 18, 19, 20 पर अटके हुए हैं। भाई कोरोना से वायरस है, ऊपर आ जाओ, 22, 23 वाले पे क्वेश्चन पे पैटर्न पे आ जाओ, ठीक है। आपके नोट्स पुराने हो गए, नए पैटर्न से पढ़ो थोड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि, क्यों हुआ था 1929 का अधिवेशन? आपने देखा होगा, क्यों महत्वपूर्ण था बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। अरे स्वशासन प्राप्ति की घोषणा तो पहले हो गई थी, स्वदेश को बढ़ावा। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, जी हाँ यही था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को बढ़ावा देना,
ठीक है। और ये याद कीजिएगा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन याद है आपको, रावी नदी का तट, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को ये बनाया गया। फिर उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को भारत में स्वतंत्रता दिवस बना, क्योंकि जैसा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, फिर हमने वेट किया नवंबर 2 महीने का, क्योंकि पूरा नवंबर 26 से 26 तक जनवरी आएगा तो एक महीना और दिसंबर, ठीक है, तो 2 मंथ का वेट किया था फिर हमने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखो नृत्य पर क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार शास्त्रीय पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो नृत्य पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो आपके फॉल्क होते हैं आर्ट एंड कल्चर। मैंने विजन आईएएस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया, पढ़ लीजिएगा उसको। विख्यात शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है, बताओ भाई किससे रिलेटेड है, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या होता है। शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरे में कह रहे हैं यह असम की वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। 3, यह तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। अब पूछ क्या रहे हैं, नीचे पूछे हैं कौन से सही हैं, 1 बी, 1 2 3, सी में कह रहे हैं 2 3 और डी में सभी। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका 83, विख्यात शास्त्रीय नृत्य। पहले तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चे, ये किस स्टेट का है। अब देखो ये खास तौर पर क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य में जो आपके तुलसीदास, कबीरदास ने इसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, इसमें रागों पर आधारित तालों को नहीं देखा इतना। हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। खासकर तुलसीदास ने थोड़ा है, लेकिन मीराबाई ने इस पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शास्त्रीय संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण देखा गया है, और ये वैष्णवों की शताब्दों से पुरानी चली आ रही एक परंपरा के रूप में जाना जाता है। तो और ये खास तौर पर कब होते हैं, ये ऐसे नृत्य तब होते हैं जब कोई फसल वगैरह पर देखा जाता है। तो सही पूछा था, 20 का राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, संबंध के बारे में पूछा है, और मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। इन क्वेश्चनों से हमें कई जगह सीख मिलती है, इन क्वेश्चनों से हमें पता चलता है कि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर 1 चैत्र, मतलब कि आप देखोगे ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो किसके तदनुरूप है ये आपको बताना है। पहले कह रहे हैं 22 मार्च से 31 मार्च, मतलब कि 22 मार्च से 21 मार्च, 15 मई से 16 मई, या फिर 31 मार्च से अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। बताओ राइट आंसर क्या है। तो बच्चे आप जब देखो ये संवत वाली प्रचलन की बात करते हो, तो कनिष्क को आपने पढ़ा होगा, इतिहास में आप पढ़ते हैं 78वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो कनिष्क को आप पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, कनिष्क। झटका लग गया कि किस बच्चे को कि सर जी ये कहाँ से पूछ गया आप कनिष्क पे, एकदम, क्योंकि डिमांड है क्वेश्चन की। तो उसी समय इसको आप देखोगे संवत उस समय चला था, और ये पूछा है कि जो आपका राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है और ग्रीगोरियन कैलेंडर उस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक, तो ये 22 मार्च या फिर 21 मार्च इसमें आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, चैत, वैशाख याद है भाई। देखो मेरे याद नहीं हुए थे ये बहुत समय तक, आज हो गए उस समय नहीं थे, क्योंकि आज दृष्टि कुछ और है, कल दृष्टि कुछ और थी। फर्क होता है स्टूडेंट्स चीज़ों में। 88 का बताएं, 86 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 85। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक करके चलेंगे क्वेश्चन को समझते हुए, है ना। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। जैसे विख्यात मूर्ति शिल्प देके रखे हैं और उसमें स्थल देके रखे हैं। जैसे पहले में कह रहे हैं बुद्ध की महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा
जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी देवी जो देवी संगति है तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी को दर्शाया गया है। अजंता की गुफा, बताइएगा। दूसरे में कह रहे हैं कि प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बारह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे भिक्षुबद्ध सागर से उभरते दर्शाए गए हैं। माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान। विशाल गोला समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या फिर गंगा अवतरण। मामल्लपुरम। उपयुक्त में से कौन सा ये सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, बताइएगा। चलिए देखिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध को यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें तीनों पर आधारित है, तीनों धर्मों पर। इसमें आपको देखेंगे तो बौद्ध, जैन और शिव तीनों पर आधारित है, पहला सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि ये माउंट आबू में नहीं है, जो देवी पृथ्वी विक्षण को दर्शाया गया है 12 अवतार विष्णु की मूर्ति, ये गलत है, ठीक है। तीसरा सही है कि विशाल गोलमेश, अगर आप देखोगे गोलाष्टमों पर आधारित उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या जो करते हुए दिखाया गया गंगा के अवतार में, तो उसमें मामल्लपुरम पर है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है? राइट है। तो दो गलत है, तीन इसमें राइट है और एक राइट है। तो ये गलत हो जाएगा, दो है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, एक सही है और तीन सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गदर क्या था? गदर, गदर सनी देओल की मूवी थी, है। कुछ बच्चों को यही समझ में आ रहा होगा कि गदर क्या था। बच्चे, गदर एक आंदोलन था जो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के द्वारा एक क्रांतिकारी संघ के रूप में चलाया गया था। बाहरी विदेशियों पर आप देखोगे, बाहर से रहते हुए सैन फ्रांसिस्को में इसका कार्यालय था, वहीं से ये चलाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना पढ़े हैं, वो फिल्म नहीं की बात कर रहे हैं, मूवी गदर। तो इसका राइट आंसर ए है। ये सब बकवास कर रहे हैं नीचे, इजी सा क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा, जिसपे मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आए ऐसे। कलारी पट्टू क्या है? ये क्वेश्चन इजी है, ये दा हिंदू में बहुत बार चर्चाओं में रहा है। कलारी पट्टू, थंगटा, ये पढ़ना बच्चे, ये सब पढ़ना, ठीक है। कलारी पट्टू क्या है? बताओ बच्चे, क्या है कलारी पट्टू? यह है सेवंत का प्रचलन भक्ति पंथ था, जो अभी भी दक्षिण भारत में कुछ। भक्ति पंथ, भक्ति पंथ नहीं है ये मार्शल आर्ट होते हैं बच्चे, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, चर्चाओं में रहे हैं। भीमे कह रहे हैं यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण से। मतलब कि क्या है? शैली नहीं है ये शैली नहीं है। यह नृत्य नटिका एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्सों में जीवंत परंपरा है। नहीं बच्चे, ये नटिका नहीं है, ये क्या है? एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो पढ़ के जाइएगा इन्हें पूर्ण रूप से, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं तीन चार। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये जीवंत परंपरा के रूप में जानी जाती है, कलारी पट्टू, ठीक है। तो ये कई बार चर्चाओं में भी रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है 2024 की परीक्षा में। गरबा को क्वेश्चन को पूछा था और यहाँ पर भी हम आपसे 2014 में यूपीएससी ने गरबा पूछा, 2024 में भी आपसे गरबा पूछा था, ठीक है। तो आइए अब बताइएगा इसका राइट आंसर। अब इसका आपको कमेंट्स करना है आंसर, देखते हैं कितने बच्चों का 88 नंबर सही जाता है आंसर। क्या लगा? गरबा गुजरात में, मोहिनी अट्टम कुचिपुड़ी याद है उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। उपयुक्त युग में से कौन सा सही है? देखो इसमें बहुत इजी सा आंसर आपको देना है। ऑप्शंस अब आपको दिख रहे होंगे, ये लीजिए। अब आपको पूरे ऑप्शंस दिखा के मानेंगे हम, ये लो बच्चे, पूरे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, पूरे ऑप्शन। बताइएगा अब इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर भी आपको पता है, 88 नंबर है, इजी है। गरबा तो गुजरात में ही है, पूछा गया, लेकिन अब आपको और बाकी का बताना है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया है, बट बाकी का आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से बताइएगा इसका राइट आंसर। 91 का आंसर दीजिएगा, 89 का आंसर दीजिएगा। 89 के ऑप्शन ये हैं, 92 के ऑप्शन और आंसर ये आपको दिख रहा है। व्हाट वाज वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1855
जो 1858 जो 1858 का अधिनियम था तब की बात कर रहे हैं, क्रांति के बाद का। 1993 लीजिएगा। चलिए देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपकी। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा, संस्कृति के संबंध में मैंने कहा है कि बच्चे बुद्धिज्म को आवश्यक रूप से पढ़ें, जैनिज्म को आवश्यक रूप से पढ़ें और षड दर्शन ये जरूर पढ़ें। षड दर्शन ये 3 तो आप आवश्यक पढ़ के जाइएगा हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। विख्यात तीर्थस्थल हैं और अवस्थान कहाँ पर है, जैसे आपसे पूछा गया तपो मठ और मंदिर, ये संकुल या स्पीति घाटी पर। स्पीति घाटी कहाँ पर मिलेगी आपको, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर कहाँ, नॉर्थ इंडिया में स्पीति घाटी। लहोत्सव जो आपका लांगखा मंदिर है, नको जास्कर घाटी, पढ़ते हैं कि नहीं आप, पढ़ते हैं ऊपर पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, पढ़ते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें वहीं पर जास्कर। तीसरे में कह रहे हैं अलवनी मंदिर, शकुल, लद्दाख। बताओ भाई कितने सुमेलित हैं, कितने सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिखा देते हैं, ये रहे ऑप्शंस। चलिए देखो कितने सुमेलित हैं। आइए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो लहुस्वन जो आपका लाखा मंदिर है, ये कह रहे हैं नको, नहीं ये जास्कर घाटी में नहीं है बच्चे, ये अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो लद्दाख में आई थी। कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा सा, करेक्ट करिएगा अगर गलत हूँ तो। ये भी लद्दाख में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो आप कहोगे कि इसका राइट आंसर जो होगा, देखो दूसरा तो गलत है, तो दूसरा गलत है तो आंसर बी नहीं है, आंसर डी नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 90 नंबर। कथनों पर विचार करना है, जैसे बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन कीजिए। देखो कई बार क्या करता है यूपीएससी, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है किसी विख्यात, कोई ऐसे सुख्यात, मतलब विख्यात नहीं सुख्यात, कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवि हो सकते हैं या फिर सोशल रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, उन पर भी क्वेश्चन यूपीएससी बना लेता है, तो ध्यान में आपको रखना है उस चीज़ का, है ना। आइए ये कह रहे हैं आपसे बीजक जो संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन। दूसरे में कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को महात्माचार्यों ने प्रतिपादित किया। देखो पहली बात तो जो बीजक संत दादू दयाल थे, इनके उपदेशों का एक संकलन नहीं है ये, ठीक है, बीजक। वहीं पुष्टि मार्ग जो है ये माधवाचार्य का नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। जब दोनों बातें गलत हो जाएंगी तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। कई बच्चों ने इसका राइट आंसर गलत दिया बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, सीखो बच्चे सीखो, सीखने का मौका है, सीखो। यूपीएससी से पहले यूपीएससी को जानो, तभी आप यूपीएससी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी का देखो पीवाईक्यू आपको ये जरूर बताता है कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है, आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन आपको 85, 80, जो 80, 85, 90 करने, 80, 85 एंड 90, 91। मागानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों को समुदाय क्या है, मागनियार एक शब्द दे दिया है, बताओ कहाँ पर आपको मिलते हैं मागनियार। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, नहीं सर ये गलत है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात जाने जाते हैं, इन्हीं को मांगियार कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन संस्कृति, नहीं, मध्य भारत की नहीं, तो भी राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिमोत्तर जो भारत है अपनी संगीत परंपरा के लिए ये विख्यात जाने जाते हैं, राजस्थान में मिल जाएंगे, उनके अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये यहाँ पर आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है। महारानी विक्टोरिया 1857 की क्रांति, आंखों में है आपके खून, और बताइए फिर आता है 1858 में महारानी विक्टोरिया। ये कह रहे हैं इनका उद्देश्य क्या था। पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का त्याग करना। देखो एक फिर से पढ़ो, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का त्याग करना, बिल्कुल इसका परित्याग कर देना था। कहा गया था अब हम जो विलय की सिद्धांत है, जो नीति है, उसको हम छोड़ते हैं, परंतु ये बोला गया था केवल,
क्योंकि सरकारी काम था, सरकार थी ना उस समय, सरकारी काम पेपर पे होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, बात सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया था, ये बात सही है। आपने पढ़ा होगा 1813 का अधिनियम, आपने पढ़ा होगा 1833 का चार्टर एक्ट, ये पढ़े कि नहीं? तो उसी में से एक आगे चल के, क्योंकि इसके तहत क्या था, जो चाय के चीन का व्यापार था ये ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आगे चल के पूर्ण रूप से यहाँ पर वो सारे व्यापार इसके समाप्त कर दिए थे। उसके बाद तीसरे में कह रहे हैं आपसे, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नहीं, ये गलत था, इसने नियमन नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। आपने देखा होगा कि एक सचिव का पद भी बनाया गया था। इन सब के अलावा उसी समय जो वायसराय का पद था उसको गवर्नर जनरल का पद का उसको अब वायसराय कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के सबसे पहले वायसराय भी बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का है आपका क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा भी है जो अकबर के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, आप कभी जाएं, ठीक है, तो तब आप देखें, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वो सर। तो उसी के बारे में, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना उसने बनवाया था, क्या था? राजा परिवार के इस्तेमाल की जाने वाली मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, और डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों में विचार, आप देखोगे, रार्थ जमा होते थे। बताओ, बड़ा ही इजी सा है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करेंगे। चलिए क्लास के अंतिम दिशा की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइम पूछ रहे हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 94। ओके, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है ना, कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा है। अब दिख रहा है 94, लो पढ़ो आराम से। ये ऑप्शंस 96 भी पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, ये ऑप्शंस हैं। 95 पढ़ोगे, इधर इसके 95 के ऑप्शंस हैं। चलिए, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये, कोई बात नहीं है, बड़े हैं तो हम भी बड़े हैं। बड़े हैं क्या नहीं बच्चे, बताओ, बड़े हैं, आप भी बड़े हैं। देखो, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों के बढ़ाने से भविष्य की खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत क्रियान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं? अब देखो, पहला स्टेटमेंट को जरा जानो। पहला है, कोई भी राष्ट्र बीज नीति, देखो कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी। क्या भारत में ऐसा है? बनी है सर। दूसरे में कह रहे हैं, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति के लिए कोई सहभागिता नहीं है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल आपको देखने के लिए तो मिलता है। ये तो है, हम अंतराल तो रहता है। तो पहला गलत है, इसमें पहले को कट करो, पहला कट, ठीक है। अब आंसर देखो क्या है, यहाँ पर तीसरा तो सही है महोदय। अब तीसरा सही है, क्या आंसर आपका दूसरा भी सही है? मतलब डी वी है तो ना आपके पास में, तो बताओ, आपके पास में अभी तो डी वी है, क्या है? डी वी तो है। क्वेश्चन है आपका 94 नंबर, है ना, तो डी वी तो आपके पास में पड़ा हुआ है, अभी बताओ। देखो, दूसरा गलत है, क्योंकि ये दूसरा इसलिए गलत हो जाए, ये कह रहे हैं निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणों वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं। देखो भाई, हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखोगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा केवल इसमें सही है, ठीक है, दूसरा इसमें गलत है। दूसरा क्या है इसमें गलत हो जाएगा, तो आंसर सी नहीं है, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? पहला, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। क्या बात सही है? क्या बात सही है? दूसरे में कह रहे हैं, पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा है। बताओ भाई, संवेदनशील एक वो इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करवा दो, क्या ऐसा होगा? पूछा क्या है आपसे?
कौन सा सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी ना तो कोई ना तो एक। देखो क्वेश्चन पे पुनः आते हैं। ये जो पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र को लेकर के रखा गया है, ये वन्यजीव संरक्षण नहीं, पर्यावरण अधिनियम जो 1986 है, आई थिंक उसके तहत रखा गया है, तो पहला गलत है, ये गलत है। यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ आप नहीं करोगे, ना ही तो एग्रीकल्चर और ना ही कुछ, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, मतलब कि क्या, इसको एक एक्ट के माध्यम से लाया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये तो वास्तव में ही सही है, पूछा है सही आपसे, देखो सही पूछा है ना आपसे, तो देखो तीसरा 100% सत्य है। अब तीसरा 100% सत्य, आंसर ए और सी तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। पहला है जो आपका पशु कल्याण बोर्ड है, ये कह रहे हैं कि आपका पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम नहीं, इसके तहत नहीं बना है। दूसरा सही है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड है प्रधानमंत्री। 97 नंबर बताइएगा, फिर उसके बाद 99 नंबर, ये 98 नंबर और शो का राइट आंसर देना है। चलिए ये ऑप्शन से आइए, देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, विटामिन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है 97 नंबर। सबसे पहले जान लेते हैं, ये विटामिन ही जान लेते हैं आपसे। देखो ये पूछा गया है 97 में, ये कह रहे हैं विटामिन है यहाँ पर और इनकी हीनता से होने वाले रोग, जैसे विटामिन सी है, सी खट्टे फलों में मिलता है, इसका भी रोग हो जाता है इससे, सुकड़ना ऐसे। विटामिन डी कहाँ पर मिलता है, विटामिन डी धूप में जाकर के बैठ जाओ, इसको गरीबों का विटामिन भी कहते हैं, दूध पीने से भी मिलता है ये, ठीक है, इससे रिकेट्स हड्डियों का कमजोर होना, बात सही है। विटामिन ई की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इससे क्या हो जाता है, रात्रि अंधता हो जाता है, मतलब कि जो व्यक्ति हो जाता है ना, उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो व्यक्ति ठीक से देख नहीं पाता है, संध्या के समय रतौंध आ जाता है उसको, क्या ऐसा होता है कुछ? पूछा है सही सुमेलित है। ई खासतौर पर प्रजनन क्षमता के लिए जाना जाता है और ये खासतौर पर गेहूं के अंकुर में मिलता है, इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं, वुमेन होता है, उनको कहा जाता है कि आप चने, मूंग की दाल, जो मूंग होती है हरी वाली, ठीक है, वो तब खाएं फुले करके जब उसमें अंकुर जमा है, तो उससे क्या होता है, वुमेन में जो मातृत्व सुख है, माँ बनने की जो इच्छा होती है वो उसकी पूर्ण होती है, ठीक है। अन्यथा आपने कई बार देखा होगा, आज ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी वुमेन को मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो आज तक माँ नहीं बन पाई हैं, उसका रीज़न विटामिन ई भी होता है, ठीक है। और कुछ हमारी गलतियाँ भी होती हैं, हमारी मिस्टेक्स भी होती हैं, खैर वो एक बड़ा डेप्थ विषय है, बहुत गंभीर विषय है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो विटामिन ई है, ठीक है, वो इसके लिए रात्रि के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा एक बार विटामिन के बारे में, कई बार विटामिन आपसे 12 के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको अधिकतर रूप से पढ़िएगा। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता क्यों है। अभी देखो नैनो कणों पर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, आपके पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब पोल्यूशन से रिलेटेड है, और नैनो टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो उसको भी ध्यान में रखना है, इसको पढ़ना है एक बार नैनो टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इसका एक आपको जो उपयोग है इसके वो भी पढ़ लेने हैं। तो चलिए देखो नैनो कणों के बारे में पूछा, छोटे कण होते हैं बिल्कुल बारीक कण, उसी के ऊपर है नैनो टेक्नोलॉजी, आप पढ़ोगे तो वहाँ से नैनो कण आप पढ़ लोगे। ये कह रहे हैं कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को दूषित कर सकते हैं। बात तो सही है बच्चे की, वो ये सब काम तो करने ही चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे वे खाद्य श्रृंखला को प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरे में कह रहे हैं वे विमुक्त मूल को और उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल नैनो कण है तो ये सब कर सकते हैं, देखो यूपीएससी जब कहता है ना कर सकता है, हो सकता है, कर सकता है, जब ये सकता वर्ड आता है ना, ये संभावना व्यक्त करता है, और ये हर जगह लगेगा आपका, GS 1 में भी लगता है, GS 2 में भी लगता है, ठीक है। GS 2 और 1 में मतलब कि CSAT में और GS 1 में, ये दोनों में लगता है सकता, जहाँ पर सकता हो ना तो बस समझ जाइएगा ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट 90% सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, करेक्ट आंसर क्या होगा डी। तो नैनो कण को एक बार पढ़िएगा,
10 की घात -9 होती है, इसको आप नैनो कण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको कर लीजिएगा कितना आएगा, उस पर आता है। ये पूछा है आपसे, देखो एक रिपोर्ट वगैरह पूछता ही है यूपीएससी, इसका अपना उद्देश्य रहता है। उपयुक्त में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशित करता है? तो भाई इसका राइट आंसर तो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, गारंटी के साथ आपको इसका आंसर बताना है। और एक भी बच्चे ने इसका आंसर गलत नहीं देना है। देखिए मेरी इतनी सी लास्ट तो जरूर रख लेना, अगर आपसे आंसर नहीं बने तो मत देना, परंतु गलत मत देना। गूगल कर लेना, चाहे गूगल करोगे ना बेटा तो पढ़ोगे भी, याद भी रहेगा कि गूगल किया था मैंने, जब एग्जाम में पूछेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जो रिपोर्ट निकालता है, इसको पढ़िएगा और कमेंट्स आंसर आप करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चलो एक बार नहीं पढ़ें, लेकिन आर्थिक जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम है, इसको पढ़िएगा। और वर्ल्ड बैंक ये भी पढ़िएगा। ठीक है, ये इस स्तर पर आप पढ़िएगा और इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट्स में देना ही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखे रखा आपका इकोनॉमी से, और क्वेश्चन क्या है देखिए, जूम कर लेते हैं, जूम क्वेश्चन कर लेते हैं जूम। आइए देखो, बजट से क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे गैर योजनागत व्यय है, मतलब कि उनके लिए कोई प्लान नहीं करना पड़ता, उनके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो उसके बारे में पूछा है। जैसे रक्षा व्यय है, बिल्कुल, ब्याज अदायगी है, बिल्कुल, वेतन पेंशन है, बिल्कुल, और उपादान है, बिल्कुल। ये चारों ही सही हैं, इनके लिए आप कोई, ये सब क्या है, गैर योजनागत व्यय होते हैं। तो इसका सी राइट आंसर आ जाएगा बच्चे। तो बजट को भी एक बार अपने स्तर पर देखिएगा, मैंने उसकी क्लास भी ले ली है बजट को लेकर के, आपको बता भी दिया है। तो बच्चे ये था आज का आपका सेशन, मतलब कि आप देखोगे वर्ष 2014 यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, वो हमने आपसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, उसको हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर भी आपको उपलब्ध करा दिया, ये सेकंड पार्ट था, अंतिम पार्ट था। तो मिलते हैं किसी और अन्य ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस में, वीडियो में, जो कि आपकी ये सीरीज चल रही है यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू। क्लास को जितना हो सके सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स आवश्यक रूप से कीजिएगा कि आप किस भारत के कोने से बैठ करके इस क्लासेस को देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चे रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। मिलता हूँ किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।